नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान हॉस्टल। दोस्तों, जब भी हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो शहीद भगत सिंह का नाम एक महान क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आता है और उनके बारे में हम लोग काफी कुछ जानते हैं। लेकिन उनके साथ एक और वीर क्रांतिकारी थे, सुखदेव थापा। आज हम जानेंगे उस महान शहीद की कहानी जिसे इतिहास में शायद उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। वास्तव में भगत सिंह को लेकर जितनी किताबें और लेख लिखे गए उतने सुखदेव पर नहीं लिखे गए। उनकी वीरता को कई बार कम करके आंका गया क्योंकि ब्रिटिश दस्तावेजों में भी उन्हें एक सहयोगी क्रांतिकारी के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि असल में वे HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मुख्य रणनीतिकारों में से एक थे। लेकिन फिर भी सार्वजनिक तौर पर सुखदेव के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। आइए उनके जीवन और बलिदान को विस्तार से जानें। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब के नोगरा गांव में हुआ था। सुखदेव का जन्म एक देशभक्त परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम रल्ली देवी था और उनके पिता का नाम रालाराम थापर था। लेकिन जब सुखदेव छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी परवरिश उनके चाचा लाला अचिंतराम ने की, जो स्वयं आर्य समाजी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके विचारों का सुखदेव पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्कूली शिक्षा के दौरान ही सुखदेव ने दलित बच्चों को शिक्षित करने और 1918 के स्पेनिश फ्लू महामारी के पीड़ितों की सहायता करने जैसे सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुखदेव का अंग्रेजों के खिलाफ पहला सीधा मुकाबला और यूं कहें कि उनका पहला विद्रोह 1919 में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ प्रशासन के दौरान एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी सनातन धर्म स्कूल में सलामी लेने आया था, जहां सुखदेव शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को सलामी देने से इनकार करके अपने विद्रोही स्वभाव का परिचय दिया। 1922 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे भगत सिंह, यशपाल, गणपत राय और अन्य अपने भावी साथियों के संपर्क में आए। सुखदेव ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। सन 1926 में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और अन्य साथियों ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया। लोकप्रिय स्मृति के साथ साथ अकादमी हलकों में भी यह माना जाता है कि भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HRA को HSRA में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि सच्चाई ये है कि 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक ऐतिहासिक बैठक में भगत सिंह और सुखदेव दोनों ने मिलकर HRA का नाम बदलकर HSRA करने और पार्टी के कार्यक्रम में समाजवाद जोड़ने का प्रस्ताव रखा। उसी बैठक में सुखदेव को पंजाब प्रांत में HSRA का संगठनात्मक सचिव बनाया गया था। उनके नेतृत्व में पंजाब में HSRA ने बहुत तरक्की की, उसका बहुत तेजी से विकास हुआ। जब असेंबली में बम फेंकने की योजना बन रही थी तो भगत सिंह को दल की जरूरत बताकर साथियों ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने से इनकार कर दिया और यह काम बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा को सौंपा गया। कहा जाता है कि बैठक समाप्त होने के बाद सुखदेव की भगत सिंह के साथ जोरदार बहस हुई और सुखदेव ने भगत सिंह को ताना मारा कि तुम मरने से डरते हो। इस आरोप या इस बहस के बाद भगत सिंह ने सुखदेव को जो जवाब दिया था उससे संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको आई बटन लिंक में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस आरोप से भगत सिंह का हृदय रो उठा और उन्होंने दोबारा दल की मीटिंग बुलाई और असेंबली में बम फेंकने का जिम्मा जोर देकर अपने नाम करवाया। वास्तव में सुखदेव का तर्क था कि एक बार क्रांतिकारियों के पकड़े जाने के बाद उन्हें दुनिया को अपने इरादों के बारे में बताना पड़ेगा और उनके मुताबिक क्रांतिकारियों के विचारों और योजनाओं को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने की क्षमता केवल और केवल भगत सिंह में ही थी। भगत सिंह ने उनके निवेदन को स्वीकार किया। इसके बाद HSRA की केंद्रीय समिति ने फिर से एक बैठक की और भगत सिंह द्वारा हमले का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस घटना को बाद में
असेंबली बम मामले के रूप में जाना गया। लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए सुखदेव ने सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें लाहौर षड्यंत्र में मुख्य अभियुक्त बनाया गया, जिसका आधिकारिक नाम क्राउन बनाम सुखदेव और अन्य था। लाहौर षड्यंत्र में फैसला कुछ इस प्रकार है। सुखदेव को षड्यंत्र का दिमाग कहा जा सकता है, जबकि भगत सिंह उसका दाहिना हाथ था। हिंसा के कृत्यों में भाग लेने में वह पीछे था, लेकिन उसे उन कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिनके निष्पादन में उनके दिमाग और संगठन शक्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अदालत ने सुखदेव को दिल्ली में असेंबली हॉल में बम विस्फोट, जिसकी चर्चा भी हमने की है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। वास्तव में वो भगत सिंह ही थे जिन्होंने अपने पीछे महत्वपूर्ण मात्रा में लेखन छोड़ा था, जिसे उनके साथी शिव वर्मा ने संकलित किया और प्रकाशित किया था। शिव वर्मा अपने संस्मरण में सुखदेव के बारे में लिखते हैं कि भगत सिंह के बाद अगर किसी साथी ने समाजवाद पर सबसे अधिक पढ़ा है और मनन किया है तो वो सिर्फ सुखदेव थे। भगत सिंह के विपरीत सुखदेव को लिखने का बहुत अधिक शौक नहीं था। हालांकि उन्होंने थोड़े बहुत समय के लिए उर्दू अखबार वंदे मातरम में काम किया था। सुखदेव ने अपने पीछे सिर्फ कुछ छोटे लेख और पत्र छोड़े हैं, जिनमें से एक महात्मा गांधी को लिखा गया पत्र प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। सुखदेव ने गांधी जी को यह पत्र 1931 में गांधी इरविन वार्ता के तुरंत बाद लिखा था, जब गांधी जी ने क्रांतिकारियों से अपनी राजनीति बंद करने की अपील की थी, क्योंकि वो उस समय ब्रिटिश सरकार से क्रांतिकारियों के लिए कुछ समाधान की अपील करने का प्रयास कर रहे थे। गांधी जी की इस बात का जवाब देते हुए सुखदेव ने क्रांतिकारी आंदोलन की तुलना कांग्रेस से की और कहा कि जिस तरह कांग्रेस लाहौर में पारित अपने प्रस्ताव के तहत पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए बाध्य है, उसी तरह एचएसआरए भी समाजवादी गणराज्य की स्थापना के लिए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य है। सुखदेव के लिए किसी भी राजनीतिक इकाई द्वारा संचालित किसी भी आंदोलन या संघर्ष के रूप को समाप्त करने या रोकने का निर्णय रणनीतिक या कार्यनीति का मामला था। यह वैचारिक या भावनात्मक मामला नहीं था। सुखदेव ने जोर देकर कहा कि क्रांतिकारी संघर्ष अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण करता है और यह कभी खुला, कभी छिपा, कभी पूरी तरह से आंदोलनकारी और कभी कभी भयंकर जीवन मरण का संघर्ष बन जाता है। यह अलग अलग समय की विशिष्ट आवश्यकताओं के विचार हैं जो नेताओं को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर करते हैं। अपने साथियों को संबोधित करते हुए एक अन्य पत्र में जोर देकर कहा उन्होंने कि सॉन्डर्स की हत्या की योजना पूरी तरह से राजनीतिक कार्रवाई थी, जो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद जनता की इच्छाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। इस कार्रवाई का उद्देश्य क्रांतिकारी पार्टी की और जनता को आकर्षित करना भी था, क्योंकि पार्टी ने इस कृत्य की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्टर चिपकाए। सुखदेव ने अपनी फांसी से पहले अपनी बहन और परिवार को भी पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था, मैं अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूं और यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह पत्र आज भी उनकी बहन कमला देवी के परिवार के पास सुरक्षित बताया जाता है। 23 मार्च 1931 का वह काला दिन जब ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी थी। फांसी से पहले सुखदेव बेहद शांत और निडर थे। उनका मानना था कि बलिदान से ही क्रांति की ज्वाला जल सकती है। भगत सिंह और राजगुरु के साथ उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वास्तव में फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को डर था कि देश भर में विद्रोह भड़क सकता है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने फांसी एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को रात 7:30 बजे ही दी थी। इस पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखा गया था और उनके शवों को रातों रात सतलुज नदी के पास जलाने की कोशिश की थी। सुखदेव का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम अध्यायों में लिखा गया। वे केवल 23 वर्ष की आयु देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनकी क्रांतिकारी सोच और साहस आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। पर यह सोचने की जिम्मेदारी हमारी है कि क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं या नहीं।
आइए उनके विचारों को जीवित रखें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद और इंकलाब जिंदाबाद जरूर। और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।